बाबा जी ने क्या कृपा की है कि मिंटू के किरदार उम्मीद से, जैसे बोलते हैं ना, दुगना नहीं, ये तो चौगना और 5-6 गुना है उम्मीद से। तब समझ में आना शुरू हो गया था तभी कि यार कुछ खेला होने वाला है। अब मैं इम्तियाज अली साहब को क्या बोलूंगा, जिवे भाजी पंजाबी कहने अग्गा दौड़ पीछा चौड़। मैंने जिंदगी में कभी किसी काम को मना करके रिग्रेट नहीं किया। लोग अब मोहब्बत ज्यादा कर रहे हैं। मेरा क्या था, मेरा एक्टर बनने का कभी कुछ ऐसा नहीं था। वहां पे आपको क्या होता है कि यार अब कहीं से तो तवज्जो मिले, कहीं से तो मोहब्बत मिले। वैसा कोई शो आता था क्राइम बेस, वो पहले ही हमें उठा लेता था कि यही चोर उचक्कों वाली शक्ल है इनकी। सारी चीजें पिछली जो पीछे मैंने काम जो 12-15 साल काम किया, वो किसी को वो कुछ नहीं याद है। तो मुकेश छावड़ा भाजी जब मेहरबान हो जाते थे तो वो बीच में एक फिल्म भी दे दिया करते थे। फोर्स भी मैंने की थी, फोर्स भी डर्टी पिक्चर में भी था। और लोगों ने मेरा बड़ा काम कभी नहीं देखा, वो छोटे काम के लिए मेरे को फोन, ओ भरावा तेरी एक बेका सी भरावा तू टिकट बेची जाता सी। अरे भाजी क्या पूछ लिया आपने। तो उन्हीं के गाने गाए हैं मेरे, उन्हीं के गाने कंठस्थ किए हैं ताउम्र। मान साहब की एक नजर दृष्टि पड़ी प्रभु की, पाजी मैं मिलना नहीं चाहता था उनसे। और फिर इत्तेफाक, पता नहीं परमात्मा उस दिन क्या, बाबा जी क्या चाहते थे। मान साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनके चरणों में हूँ और वो तस्वीर है मेरे पास। दिलजीत पाजी ने मुझे इन्वाइट किया था, जा पुत्र कहते बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। तभी वो चमकीला भी हिट, मामला लीगल है भी हिट। हो जद जो बन दी रुत आवे, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे। हो जद जो बन दी रुत आवे, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे। हो कुड़ी हंस के नीवियां पावे ता समझो मामला गड़बड़ है। दिलजीत भाजी वाकया में ही ना वो फ्लॉलेस एक्टर है। ओ भरावा एडी भी कोई गल नहीं है, मैं ना बड़ियां गल्लां कर ओदियां। मतलब दुनिया पागल है पाजी, एक बंदे के लिए ऐसे पागल नहीं हो सकता पाजी। बड़ी अच्छी कहावत है ना कि घर दा जोगी जोगड़ा, बाहर दा जोगी सिद्ध, कि घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर जो हैं वो ना ही लगे तो बेहतर है। बिल्कुल। बट मिंटू जी साथ हो तो कोई टेंशन नहीं। अरे है, जो बल्ले बल्ले हो जाएगी कोर्ट में भी अपना बंदा। सही बात है। तो पहली तो बात, लव यू थैंक यू एज मिंटू जी थैंक यू एंड एज अंजुम ऑल्सो। कमाल का काम आप करते हो कि मतलब ऐसा काम होता है कि देख के बंदे का मन कर जाए यार इसका इंटरव्यू तो करना ही करना। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच। तो जो प्यार मिलता है, जैसे मामला लीगल है, मतलब अपने आप में कमाल सीरीज हो गई। एंड एवरी एक्टर, मैं कहूंगा कि एक भी एक्टर इसमें ऐसा नहीं है जिसका कैरेक्टर अच्छा ना लिखा गया हो या जिसने अपनी छाप ना छोड़ी हो। तो आपको जो एक इससे एक रिकॉग्निशन मिला, एक फेम मिला, जो पॉपुलैरिटी मिली, तो वो क्या लगता है? मतलब उसके बाद दूसरा सीजन भी आ गया। पाजी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी बहुत अच्छा लगता है यार। मेरे को लगता है कि जब आप इतने साल से काम कर रहे होते हो, मुसलसल आप लगातार काम कर रहे होते हो, तो आप चाह तो यही रहे होते हो कि कभी कोई ऐसा किरदार मिलेगा, कभी कोई ऐसा वक्त आएगा जब ये जो सारी मेहनत आपने की है, इसको आप उसको उसका फल मानोगे, इतनी सारी मेहनत का। तो मेरे को लगता है वो पहले चमकीला थी 2024 में, और सीजन 1 था और वाइल्ड वाइल्ड पंजाब थी, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार वो फल मिला। और होता क्या पाजी कि सीजन 1 को लोगों ने बहुत मोहब्बत दी थी, लेकिन जब सीजन 2 हम शूट भी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक भय होता है कि यार ये चलेगा, लोग इसको उससे कंपेयर करेंगे, मोहब्बत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिली। और जब आप किसी एक पायदान पे, मतलब किसी एक लेवल पे हल्का सा एक लेवल अप होते हो ना, तो आपको लगता है यार इस लेवल के बाद यार अब अगला लेवल पता नहीं कितना मुश्किल होगा, कितना नहीं, या यही मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। लेकिन वो पिछले लेवल को भी इसने अप कर दिया एज एन आर्टिस्ट भी। और सब जितनी आपने जैसे पहले कहा कि सारी कास्ट ने बड़ा बाकमाल काम किया, तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है। और लोगों ने, मतलब जो कमेंट्स में पढ़ता हूँ ना, तो वो होता है ना कि खुशी के आंसू, एक दो दफ़ा तो मैं वो हुआ हूँ, वो भाव विभोर होकर आदमी जो हो जाता है ना कि यार बाबा जी ने क्या कृपा की है कि मिंटू के किरदार से। और फिर वो जो सरदार लोग हैं जिनके सर पे पगड़ी है या नहीं है, जो सरदारों को बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है ना कि मैं बता नहीं सकता सर। मतलब सबकी मोहब्बत मिल रही है, पूरे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ लोग, मतलब हमारे लोग बैठे हैं, सबसे मोहब्बत मिल रही है। और मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। उम्मीद से, जैसे बोलते हैं ना, दुगना नहीं, ये तो चौगना और 5-6 गुना है उम्मीद से। इस बार लव एंगल भी आ गया। दीदी निधि विश कमाल की एक्ट्रेस। दीदी दलील नहीं देती, दीदी ही दलील है। खुद दलील है। देखिए मैं जब पहले सीजन में उनसे मिला था तो मैंने उनका यूट्यूब पे काफी काम देखा था। और वो होता नहीं कि आप
आपको ऐसा लगता है एज एन एक्टर कि यार अरे मेरे को इन एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो निधि उन एक्टर्स में से एक थी। जब मैं उनसे मिला तो और हमने रीडिंग भी जब साथ में की पिछले सीजन में, हालांकि हमारे को बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं थे पिछले सीजन में, लेकिन जो भी थे बहुत मज़ा आया। और इस बार जब हम रीडिंग कर रहे थे तब समझ में आना शुरू हो गया था तभी कि यार कुछ खेला होने वाला है। और मेरे ख्याल निधि जी भी शायद इस बात से सहमत होंगी जो मैं अभी बोलने वाला हूँ कि हम दोनों कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत थे, थोड़ा सा मन में शंका थी कि यार लोग इस एंगल को कैसे, मतलब इस पे क्या क्या रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्ट करेंगे, बट वो इतना पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे वो नहीं पता था, क्योंकि वो बीनू बिंद्रा वाला जो ट्रैक और मैंने निधि जी को अभी थोड़े दिन पहले बोला, मैंने कहा यार एक दो सीन्स में जो आपने अपनी आंखों से मोहब्बत दिखाई है मिंटू के लिए, उफ सच में मतलब महसूस होता है। हाँ, वो जो उन्होंने हलवा खाया है और वो जो मिलने आती हैं वो, और फिर वो वापस चली जाती हैं, और एक जगह पे वो मिंटू को जो सुजाता लुक दे रही है, वो पता नहीं, मैंने एज अ मिंटू मैंने मतलब अंजुम बत्रा ने वो शायद चीज नोट की या पता नहीं ऑडियंस ने भी नोट की, बट मैंने नोट की, मेरे को तो बड़ा बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला भी निधि जी को, मैंने कहा यार वो आपने क्या कमाल, वो एक लुक से जो आपने खेला है, बहुत कमाल एक्टर है, बहुत नेचुरल, नेचुरल, बहुत नेचुरल। चाय आ गई, आ जा भैया चाय ले आओ, कोई बात नहीं। अरे सर ऐसे तो पंजाबी बंदे लस्सी पीते हुए अच्छे मैं लगते सर हैं, अपनी but ये पॉकेट actor में बन से जाते हैं निकालूंगा पंजाबी तो ग्रीन टी पीनी पड़ती है। अरे देखो जी, सर, देखो साथ लेके चल रहे हैं ग्रीन टी। ये अंदर ही चली गई है ये थैंक हमारी यू सो ग्रीन टी। मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो मच। तो ये आपको ऑफर कैसे हुआ था जो फर्स्ट वाला सीजन था? जी भाजी, हाउ इट वाज ऑफर टू यू? पाजी छोटी सी कहानी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पाजी मैं शूट कर रहा था चमकीला फिल्म इम्तियाज अली सर वाली, तो मुझे एक दिन कॉल आता है वैभव भाई का, वैभव विशांत पाजी, एंटी कास्टिंग से। उन्होंने कहा कि अंजुम पाजी एक सीरीज बन रही है, एक शो बन रहा है। तब नाम ये वाला नहीं था, तो उन्होंने शायद कोर्ट कचहरी कुछ ऐसा नाम लिया था उन्होंने। तो ये बन रहा है और पोशंपा पिक्चर्स इसको बना रहा है, राहुल पांडे इसके डायरेक्टर हैं, सौरभ खन्ना और समीर सक्सेना साहब ये सब मेकर हैं, सौरभ खन्ना राइटर हैं। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सरदार कैरेक्टर है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर अगली बात जो हमेशा एक कास्टिंग डायरेक्टर बताता है कि पाजी यार ये वाली डेट्स आपके पास फ्री है ना, उन्होंने पूछा, और मैंने कहा पाजी ये तो मैं चमकीला कर रहा हूँ अभी तो 2 महीने और हैं चमकीला, 1 या 1.5 महीना अभी पड़ा था शायद, या 2 महीने पड़े थे। तो कहते यार पाजी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ऑडिशन दे दो। मैंने कहा पाजी वर्कआउट ही नहीं होगा, मैंने ये बोल दिया उनको, मैंने कहा वर्कआउट नहीं होगा। मैं इम्तियाज अली साहब को क्या बोलूंगा कि एक और प्रोजेक्ट करना है, पता लगे इम्तियाज सर बोले भाई ये तो अच्छे से कर ले, तू जा मैं दूसरा देख जिਵੇਂ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ कर ले पहला। तो मेरे मन में वो था, मैंने कहा यार पाजी देखो मैं डेट्स के लिए इम्तियाज अली सर से मैं नहीं बात करूंगा। वो कहते यार हैदर जो डायरेक्शन टीम में थे, हैदर 83 में भी थे, तो हमारा बहुत मोहब्बत थी हैदर पाजी के साथ, तो वैभव पाजी के साथ भी उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा मैं हैदर से अपने आप बात कर लूंगा, डेट्स वर्कआउट हो जाएंगी, आप उसकी टेंशन मत ले, ऑडिशन दे दो बस एक। तो भाजी मैंने उनकी बात मान ली और मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन बहुत अच्छा लगा इनको, और कहते यार ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, एक और राउंड करेंगे, ऑफिस आ जाओ। मैं चमकीला की शूट खत्म करके रात को 12 साढ़े 12 वैभव भाई का एक ऊपर ऑफिस है, टेरेस के बिल्कुल बाजू में एक और ऑफिस है, वहां पे हमने ऑडिशन किया, सारी टीम थी। इन्होंने कहा कि फाइनल है। अब मेरे दिमाग में वही किया, डेट्स नहीं वर्कआउट हो रही। बाई चांस क्या हुआ, रवि सर की शायद डेट्स का कोई इश्यू था, उस वजह से थोड़ा पोस्टपोन हुआ शो। यहाँ से हैदर भाई से भी बात कर ली, सिर्फ एक दिन बीच में मेरे को शूट करने आना था, वो मैनेज हुआ, और उसके बाद क्योंकि पोस्टपोन हो गया था शो रवि सर की डेट्स की वजह से, और वहां मैंने चमकीला का रैप अप किया। और यहाँ पे तो पता नहीं, शायद वो आप जबान से कई दफा मना करते हो, लेकिन वो जो डिवाइन है बाबा जी हैं, उन्होंने आपके लिए ये शो तय करके रखा हुआ था कि बेटा ये तू ही करेगा, और ये किरदार मिंटू है ये भी तू ही करेगा। तो वो ना करने के बावजूद भी सारी चीजें वर्क हुई। और मैं सच में, मैंने जिंदगी में कभी किसी काम को मना करके रिग्रेट नहीं किया, बट ये काम शायद मैं रिग्रेट ताउम्र करता कि यार अरे यार अगर मैं बात कर लेता, अगर मैं जबान से यस कर देता। बट वही है फिर कि कई दफा आपकी जबान से नो करवानी है तो उन्होंने करवा ही देनी है। एब्सोल्युटली। तो अभी तक जितना काम किया, जी भाई, क्या आपको लगता है कि मामला लीगल ने जो फेम दिया या जो पॉपुलैरिटी दी,
सबसे ऊपर है उसमें, पॉपुलैरिटी के मामले में मैं बात कर पाजी ये कह सकते हो आप, मैं एक चमकीला और फिर लोगों ने चमकीला से ज्यादा पहचाना या मिंटू जी को ज्यादा पहचाना? पाजी दोनों में एक चीज मैं बताता हूँ, चमकीला में क्या, जैसे मैं हूं वैसे ही चमकीला में था, मेरे सर पे पगड़ी नहीं थी। अब क्या है, लोगों को ये लगता है कि लोग मिंटू को ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते बिना पगड़ी के, उनको लगता है कि ये सच में सरदार ये, हाँ मेरे को नहीं पता था तो मेरे लिए शॉकिंग था। तो तो पाजी वो बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है। और पाजी जैसे आप रियल लाइफ में चश्मा वश्मा लगा के रखते हो, थोड़ा सा ऐसे बन के रहते हो, और मतलब मामला लीगल है के टाइम पे आप अपना वेट गेन करते हो, मतलब मैं 5-7 किलो प्लस ही होता हूँ, फिर वो खत्म होते ही फिर आप 2-4-5-7 किलो लूज करते हो, तो लोग फिर जो फिजिकलिटी है वहां पे भी रिलेट नहीं कर पाते, अरे यार वो तो मोटा है, मिंटू मोटा है, ये बिल्कुल ही लीन और ऐसे है, तो वो भी एक चीज है। तो बट आपकी बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि लोग अब मोहब्बत ज्यादा कर रहे हैं, वो सारी चीजें पिछली जो पीछे मैंने काम जो 12-15 साल काम किया है, वो किसी को वो कुछ नहीं याद है, अभी सिर्फ मामला लिया। वैसे आप पंजाबी रहते हो चंडीगढ़? पाजी हाँ, मैं ज्यादा मतलब 2023 से मैंने एक अपना बेस मोहाली में भी बना लिया, तो मैं वहां पे भी होता हूँ, बट पाजी वही है कि शूट तो आपको मुंबई में ही करना है, तो ट्रैवल ही चलता रहता है। फैमिली वहीं रहती है, हाँ मोहाली रहती बिल्कुल, फैमिली मेरी मोहाली में भी है, मतलब मेरी वाइफ और बच्चे, और मेरे पेरेंट्स हैं वो अबोहर, यस मेरा होम टाउन है, पैदाइश जो तो है। जी 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 वहाँ पे। तो क्या स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही, मतलब एक्टर ही बनना था, कब से दिमाग में था कि? पाजी ये ना बचपन से आप इंटरव्यूज सब बड़े बड़े स्टार्स की देखते आ रहे हैं, तो वो सभी तकरीबन यही बोलते हैं कि हाँ जी जी मैंने बचपन तो ही शौक सी नहीं, कुछ बाई चांस वाले, जैसे विजंत कोहली अभी आए थे, राइट ही स्टार्टेड इन 42, राइट 42 साल की उम्र में उन्होंने करियर अपना एक तरह से लगा पाजी लीजिए। बहुत दुनिया है ऐसी ऐसी जो, पाजी मेरा क्या था, मेरा एक्टर बनने का कभी कुछ ऐसा नहीं था। मैं तो होता क्या पाजी, जिन बच्चों को बचपन में बहुत ज्यादा स्कूल में तवज्जो नहीं मिलती ना, जो शरारती होते हैं थोड़े से, और होते शरारती हैं बट उनको बदनाम करके नोटोरियस का एक दर्जा दे दिया जाता है कि ये शरारत वाला भी एक ऊपर वाला जो पायदान है ये वहां पे खड़ा होता है, ये वहां पे स्टैंड करता है। तो फिर मेरे को कॉन्वेंट से अबोहर से निकाल दिया गया, डीएवी स्कूल अबोहर में मैंने एडमिशन ली। तो वहां पे आपको क्या होता है कि यार अब कहीं से तो तवज्जो मिले, कहीं से तो मोहब्बत मिले, कोई तो टीचर आपको कहे कि यार हाँ ये बच्चा मेरा फेवरेट है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो पाजी पढ़ाई में पहले ठीक थे, लेकिन वो होता है ना पाजी, आप रिबेलियस हो जाते हो जब सब आपको ये बोल देना कि यार ये बदमाश है, ये शरारती है, ये ऐसा है, ये वैसा, आप कहते हो अच्छा बेटा मैं हूं तो नहीं, लेकिन अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो वो जो रिबेलियस, वो मेरी रिबेलियस नेचर हो गई थी 1997, 98, 99, ये 2-3-4 साल ऐसे थे। फिर हमारे स्कूल में मुझे याद है एक पंगड़ा की सिलेक्शन के लिए टीम आई थी, जुझार सिंह संधू और वीरपाल उस्ताद, ये लोग आए थे, तो मेरी सिलेक्शन हो गई बाई चांस, मैं नाच ठीक लेता था। वहां से फिर वो होता ना कि आप अपने आप को मोहब्बत करने लगते हो दोबारा से, और आपको लगता है कि अरे यार मैं अपना अभी जो मेरी इन्होंने छवि सब लोगों ने खराब करके रखी थी, अभी इसको सुधारते हैं यार। तो वो सुधारने के चक्कर में आपको पढ़ाई नहीं नजर आई, आपको नजर आया पंगड़ा, और भंगड़े के साथ मैं गुरदास मान साहब के शुरू से गाने का आता था, तो मेरे को लगा यार अब भंगड़े के लिए स्टेज मिल गई, गाना भी शुरू कर दो। तो मैंने 1999-2000 में मैंने सिंगिंग भी शुरू कर दी साथ साथ। तो वो पाजी क्या हुआ, 4-5-6 साल वो कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते वो एक मेरी, वो होता है ना कि उपनाम आपका तखल्लस बन जाता है कि बतरा भंगड़े वाला, बतरा मान साहब दे छल्ले वाला, तो ऐसा नाम मेरा नामकरण हो गया कि यार बतरा छल्ला गांदा है, मैं छल्ला गाया करता था मान साहब का। और तो तब मेरे को एहसास हुआ, मैंने कहा अरे भाई ये चीज बहुत अच्छी है कि लोग इससे आपको मोहब्बत करते हैं और सबकी नजरें आप पे होती हैं। तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मैंने एक्टिंग में जाना है, नाटक वगैरह और स्किट वगैरह अबोहर में किया करते थे। हुआ क्या, मैं चंडीगढ़ आया, ग्रेजुएशन के बाद आपको चंडीगढ़ आना है और तो कोई आपको जगह सूझती नहीं है। चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ में एमबीए करने के लिए आए, लेकिन चलो क्लासिकल सीखते हैं। यहाँ पे बी प्राक के फादर वरिंदर बच्चन जी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, उनसे क्लासिकल की ट्रेनिंग शुरू की। 2-4 महीने बाद उनको शायद लगा होगा यार सिंगर इतना अच्छा नहीं है, पकड़ ठीक लेता है लेकिन सिंगर इतना अच्छा नहीं है जो कंपटीशन है, और फिर पैसे लगा के आपको एल्बम निकालनी पड़ती है।
तो यार ये जैसे कहानियां सुनाता है ना, इसको इंडियन थिएटर का उन्होंने मेरे को बताया कि यार वहाँ से बड़े बड़े बाकमाल लोग, वहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ से हुई हैं, अनुपम खेर, किरण खेर, यशपाल शर्मा साहब। तो वहाँ पे बेटा जाओ, ऑडिशन दे, तेरी एडमिशन हो जाएगी। वो बाई चांस मेरी एडमिशन हुई, और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गौतम किशन चंदानी साहब आए, और वासन बाला, अनुराग कश्यप की फिल्म की कास्टिंग के लिए, और फिर देवडी फिल्म मिली, और देवडी के प्रीमियर पे, फिर कल्ट फिल्म देवडी के प्रीमियर पे वहाँ मुंबई पहुंचे। 1 साल काम नहीं मिला, फिर क्राइम पेट्रोल शुरू हुआ, फिर 9 साल क्राइम पेट्रोल ही करते चले गए। फिर जो भी वैसी सीरीज वैसा कोई शो आता था क्राइम बेस्ड, वो पहले ही हमें उठा लेता था कि यही चोर उचक्कों वाली शक्ल है इनकी। 9 यही साल क्राइम चक्कू, पेट्रोल किया। 9 साल सर, 2010 से लेके 19 तक यही चक्कू छुरी मार सकते हैं। हर चीज से सर मैंने कत्ल किया सर उसमें, हर चीज से। तो मतलब सिम के लिए भी औरत को मार दिया सर, मतलब ऐसे ऐसे किरदार भी प्ले किए। मतलब दोस्त की बीवी को देख लिया तो दारू पी के अपने आप पे केरोसिन छिड़क लिया, ऐसे ऐसे किरदार किए सर 9 साल। तो फिर यही करते चले गए। तो फिर ये फिल्मों वाला, बीच बीच में साल 2 साल में एक आधी फिल्म, मुकेश छावड़ा पाजी जब मेहरबान हो जाते थे तो वो बीच में एक फिल्म भी दे दिया करते थे। तो बीच में पहली कौन सी मिली थी? पाजी देवडी के बाद पहली फिल्म थी, बीच में फोर्स भी मैंने की थी, फोर्स भी डर्टी पिक्चर में भी था। लव पिक्चर में कहाँ थे आप? पाजी एक छोटा सा कैरेक्टर था, वो कट गया था। ब्लैकी का कैरेक्टर था, वो एक ही सीन में आता है। ओके। और लोगों ने मेरा बड़ा काम कभी नहीं देखा, वो छोटे काम के लिए मेरे को फोन, ओ भरावा तेरी एक बेका सी भरावा, तू टिकट बेची जाता सी। वो एक टिकट बेचने अच्छा, ब्लैक करता है। ओके। लोगों को बड़ा काम नहीं याद आता सर, वो छोटे काम के लिए आपको फोन करके कहता, वो भरावा तू तो टिकट भेजदा ही, सानू लब गया लब गया लब गया। तो खैर लव शक्ति चिकन खुराना, फिर नमस्ते इंग्लैंड से दोबारा फिल्मों वाला दौर शुरू हुआ। फिर क्राइम पेट्रोल, क्योंकि उन दिनों में फिर इन्होंने रफ्तार थोड़ी सी कम कर दी थी, बनाना ऑप्टिमिस्टिक जो बनाया करता था। तो फिर बस सर फिल्मों की तरफ रुख हो गया। और फिर बट आपने एक जिक्र किया मान साहब का। अरे सर, मान साहब बहुत हम सबके दिल के एकदम करीब हैं। मिलना हुआ कभी उनसे? अरे पाजी क्या पूछ लिया आपने। पाजी मैं मिलना नहीं चाहता था उनसे। मेरा ये मानना था, और आज भी मेरा वही मानना है, पाजी आप रोज पाठ पूजा कर रहे हो, मेरे को नहीं पता, मैं अगर पाठ पूजा कर रहा हूँ, एक दिन भगवान प्रकट हो जाएं तो मैं क्या करूँगा। मेरे को तो यही लगेगा ना, अच्छा प्रकट हो जाते हैं। मैं मान साहब से मिलना नहीं चाहता ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ा दर्जा रखते थे। मेरे को ऐसा लगता था यार मैं मान साहब को मिलूंगा ना, पता नहीं मैं मान साहब के सामने अगर अपनी शब्दावली में से कोई शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो उनको लगेगा अरे भाई ये तो मैं बोलता हूँ, तेरे पास क्या है। तो मेरे को वो भी एक कहीं ना कहीं एक होता है ना, आपको कॉम्प्लेक्स होता है कि अरे मैं क्या उनको बोलूंगा, मान साहब मैं क्या क्या करता हूँ। चमकीला की शूट सर करके मैं मुंबई एयरपोर्ट पे मिला उनको पहली दफ़ा, और मेरे साथ कोई इंसान फोटोग्राफ करवा रहा था। गुरदास मान साहब आ गए हैं, जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और उन्हीं के गाने गाए हैं मेरे, और उन्हीं के गाने कंठस्थ किए हैं ताउम्र। उनकी वाइफ मंजीत मैम साथ में थी, और एक इंसान ने, वो शायद कोई मेरा काम देखा हो, उसने फोटोग्राफ करवाई। मान साहब की एक नज़र दृष्टि पड़ी प्रभु की हम पे कि अच्छा कोई ये लौंडा लपाड़ी है, कोई शायद कोई काम करता ही होगा जो इसके साथ फ़ोटो करवाई जा रही है। तो मैंने मान साहब को सत श्री अकाल बुलाई। मेरी एक बहुत अजीज़ मित्र हैं पॉपी जब्बाल। एक दिन पहले पॉपी को पता कि मैं बहुत मानता हूँ मान साहब को। पॉपी मान साहब की जो बहू हैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो पॉपी ने उससे एक रात पहले मेरे सामने जिक्र किया था कि मान साहब से मिलके आई थी, इसलिए तेरे को बता रही हूँ कि मान साहब से मिलके आई। तो मैंने मान साहब से और कोई जिक्र नहीं किया। मैंने कहा मान साहब राती ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हो रही सी पॉपी दे नाल। कहते हाँ हाँ पॉपी राती आई सी, घर आई सी। तो एक सेकंड के लिए बात हुई, मैंने कुछ और ज्यादा नहीं कहा, मैंने उनको पैरों को मतलब चरण स्पर्श किया और मैं निकल लिया। अब वहां से निकल लिए और मैं दिल में सोच रहा हूँ अरे यार क्यों मिल गए यार, क्यों दर्शन हो गए यार, नहीं होने चाहिए थे, इनके दर्शन नहीं होने चाहिए थे। मैंने कभी नहीं करने की कोशिश की थी। और फिर इत्तेफाक, पता नहीं परमात्मा उस दिन क्या, बाबा जी क्या चाहते थे, जो एयरपोर्ट लाउंज होता है, अब मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा हूँ, अब मेरे को नहीं पता मान साहब वहीं पे हैं, आगे लाइन में बैठ गए। और इतनी हलीमी, पीछे देखो ना, ओह पुत्र तुसी आ जाओ पहला। अरे वो तो मतलब जेम ऑफ अ पर्सन। उन्होंने जब ऐसा कहा तो मैंने हाथ जोड़ दिए, अभी भी मेरे को गूज़बम्स होते हैं वो बात सुन के। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा नहीं, मैं क्या बाबा जी तुसी पहला। उन्होंने किया, अंदर हम गए। पता नहीं मेरे मन में फिर क्या ख्याल आया, मैंने गुरदास मान साहब को रिक्वेस्ट की, मैं कहा बाबा जी एक पिक्चर ले ला, एक फोटो ले ला। हाँ हाँ पुत्र आ जा। कहते किवें लवांगे, आप किसी को कह देने, किसी को बोल देते हैं।
मैंने कहा नहीं बाबा जी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ मैं क्या सेल्फी मोड लाने सामने रखांगे टाइमर ला देंगे तो मैं कहा तुसी बस उत्ते बैठ जाओ तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू मेरे साथ आके सोफे पे बैठ जा मैंने कहा ना तो आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ मैंने कभी कहीं पे नहीं वो पोस्ट नहीं की मैंने कभी भी मान साहब यहाँ बैठे हैं मैं उनके चरणों में हूँ और वो तस्वीर है मेरे पास और फिर मैंने दिलजीत पाजी की बात की क्योंकि दिलजीत पाजी ने मुझे इनवाइट किया था कि मैं मान साहब के साथ एक गाना शूट कर रहा हूँ तू जरूर शूटिंग पे आई हो तो मैंने मान साहब को वो भी जिक्र किया फिर कि मैं चमकीला अभी कंप्लीट करके आऊँ और मामला लीगल है तो उनका आशीर्वाद ही था शायद वो उनकी जबान से निकले हुए शब्द ही थे मैं ये मान के ही चलता हूँ उन्होंने कहा जब पुत्र कहते बहुत बढ़िया होएगा बहुत बढ़िया तो उन्होंने जब ऐसे ही कर दिया तो मेरे को ऐसा लगता है कि तभी वो चमकीला भी हिट मामला लीगल है भी हिट और अभी सीजन 2 नहीं वो तो मतलब पता नहीं शायद साधु की जबान से तो मैं उनसे सालों पहले एक शो किया था हम लोगों ने तो एक बंदे से वो मिल के गए थे यार वो चाप वाण जरा आया सी यार उन्होंने मैंने कहा मान साहब मेरे तो मम्मी पापा बड़े खुश हो जाएंगे यार आपसे मिला हूँ आज मैं पढ़े साहब तुसी वीडियो कॉल कराओ मतलब अरे मतलब ही उनका तो मेरे मतलब मन में मैंने कहा उनसे अच्छा आर्टिस्ट उनसे अच्छा आदमी मैं मिला ही नहीं कभी जिंदगी में फिर वी डिड ए पॉडकास्ट अच्छा मतलब 1 घंटा मांगा था मैं कहा मान साहब से बात करनी है 1 घंटा कम से कम चाहिए पहुंचे लेट लूट हो रहे थे तो मैंने कहा यार देख 10 मिनट तो मैं नहीं करूंगा या तो 1 घंटा करेंगे आज नहीं कल नहीं परसों नहीं अगले साल लेकिन करेंगे 1 घंटा इत्मीनान से मान साहब तुसी पाड़े साहब करो ओ जी उन्होंने पूरा मतलब एकदम बढ़िया उन्होंने बातचीत तो वो ऐसी दिल से बातचीत करते हैं दिल से तो उस वक्त उनका कोई शो होना था उसका कुछ ऐड वगैरह था तो वो अपनी टीम को बोले याद है तुसी मेरे को ऐडा करवा लो या गाने गवा लो आर्टिस्ट आदमी है वो तो उनको मार्केटिंग ज्यादा का पता है नहीं तो मतलब वो मेरे लिए तो बड़ा मतलब उनका एक जो मान सम्मान सबके लिए ही है मेरे ख्याल से मैंने हर कोई उनको लेके इमोशनल ही है मैं तो सर मतलब अब क्या इससे ऊपर दर्जा क्या दे दूं सर मतलब कि आपको जब आशीर्वाद मिल जाता तो आप समझ रहे हो कि हाँ तो कहीं मैं से उनका छल्ला सुना सकते हो आप अगर पाजी अगर अच्छा आपको ठीक लगे तो मतलब क्योंकि आपने मैं कुछ और सुना दूंगा आपने जिक्र किया थोड़ा अभी मान साहब को कुछ और सुना दूंगा चलो पाजी क्योंकि वो हाई जो आपका मन हो अगर पॉसिबल हो तो क्योंकि मुझे पता है एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है सारी चीज बट क्योंकि उनका जिक्र आया तो मुझे लगा होना चाहिए उनका पाजी मैंने एक स्कूल में बहुत गाया करता था हो जद जो बन दी रुत आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे हो जद जो बन दी रुत आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे हो कुड़ी हस के नीवियां पावे ता समझो मामला गड़बड़ है हो तो मामला गड़बड़ ऐसे तो मामला लीगल है हो गया अरे सर उफ क्या सर जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं सीरियसली मतलब मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ बैठेंगे और हम मान साहब का जिक्र करेंगे और बात कहाँ तक पहुंच जाएगी अच्छा थोड़े दिन पहले एक रील मेरी फीड में आई जिसमें इम्तियाज अली बैठे हुए थे दिलजीत बैठे कपिल के शो में जी तो उन्होंने कहा कि मुझे शाहरुख खान ने कहा था दिलजीत दोसांझ को लो बहुत अच्छे क्योंकि वो दुनिया के बेस्ट एक्टर दुनिया के बेस्ट एक्टर मतलब तो दिलजीत पाजी ने कहा कि शायद मूड में होंगे इसलिए व्हाट यू थिंक आपने तो काम किया है एंड चमकीला इज आई मीन वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स व्हिच हैज एवर बीन मेड ट्रू सर पाजी मेरे को ऐसा लगता है मैं इस बात से इनकार ही नहीं कर सकता कि शाहरुख साहब ने कुछ गलत कहा है दिलजीत पाजी वाकया में ही ना वो फ्लॉलेस एक्टर है वो जो डायरेक्टर्स एक्टर होते हैं ना कि मैं भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्टर्स एक्टर कि अपना वो बैगेज मत लेके आओ कि आप क्या हो आपने क्या क्या किया है अपना जो वो आप एक मेथड लेके आते हो वो छोड़ के आओ जैसे मैंने एक राउंड टेबल उनकी वो देखी थी इंटरव्यू उसमें वो थे और वो बात चल रहे थे कहते कि वो क्यों होंदा है उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी शायद कुछ जिक्र हुआ था तो कहते वो क्यों होंदा है कहते मैंने नहीं पता यार तो वो शायद हो सकता है उनको पता भी हो बट वो शो नहीं करते वो बहुत इंटेलिजेंट दिलजीत पाजी बट वो पता नहीं शायद उनको भी ना कोई आमद होती है ऊपर से वो सारा दिन मैंने सब जगह पे ये बात की है और पाजी अपने मतलब जो अपने पंजाब वाले थोड़े से मेरे भाई बंधु है ना वो नीचे कमेंट भी कर देते हैं और भरावा एडी भी कोई गल नहीं एवें ना बड़ियां गल्लां कर ओदियां
बट यार ये सच है कि वो बंदा सारा दिन अगर वो शूट पे अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो पाठ ही कर रहे हैं यार। अब मैंने जो देखा मैं तो वही बता रहा हूँ। नेचुरल सी बात तो वो वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, वो यही जब जाप ही यही कर रहे हैं तो मैं तो वही बोलूंगा। तो पाजी फिर ना मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप डिवाइन के साथ इतने कनेक्टेड हो ना तो कैमरा आपकी मासूमियत पकड़ता है, कैमरा आपकी सच्चाई पकड़ता है। तो वो मेरे को लगता है फिर वो सच्चाई कहीं ना कहीं से ना वो बन के ही आ रही है, तो फिर आपको करने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं, तो वो खुद ब खुद हो जाती है शायद वो। तो मैं बिल्कुल इस बात से इनकार ही नहीं कर सकता कि वो बहुत महान एक्टर है, वो बहुत महान कलाकार हैं पाजी, वो फनकार आदमी है, जिसको हम फनकार बोलते हैं, वो सच में फनकार आदमी है। अभी मैं कल उनकी एक रील देख रहा था, तो मतलब दुनिया पागल है पाजी, एक बंदे के लिए ऐसे पागल नहीं हो सकता पाजी, कोई गुणी आदमी है। तो आपको कैसे मिली थी ये फिल्म? चमकीला चमकीला कैसे ऑफर हुई थी? मुकेश छाबड़ा पाजी। अच्छा, मैंने पाजी 3-4 कैरेक्टर्स के लिए मुझे कॉल आया। पहली दफ़ा जब कॉल आया तब एक छोटा सा कोई कैरेक्टर था पम्मा नाम का। फिल्म में हालांकि पम्मा का कैरेक्टर अच्छा था, लेकिन जब ऑडिशन आया था तब उनकी टीम की तरफ से कि पम्मा का कैरेक्टर है, कुछ ज़्यादा लाइंस नहीं है, एक बारी लेकिन ऑडिशन कर दो, तो मैंने वो कर दिया था। फिर आया मेरे को ढक्कन एक कैरेक्टर था, ढक्कन के कैरेक्टर के लिए मुझे कॉल आया, तुषार दत्त साहब हैं हमारे, उन्होंने किया था ढक्कन का कैरेक्टर। वो मैंने ऑडिशन दिया, तो फिर तीसरी दफ़ा, मेरे का तीसरी या चौथी दफ़ा इनका कॉल आया कि यार एक टिक्की नाम का कैरेक्टर है, उसका एक ऑडिशन दे दो। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं चंडीगढ़ आया हुआ था, मोहाली आया हुआ था, तो प्रणव तब उन दिनों में असिस्ट कर रहा था छाबड़ा साहब की मतलब टीम में था। प्रणव वशिष्ठ एक्टर है, बहुत प्यारा छोटा भाई है। तो वो आया मेरे घर पे ऑडिशन करने के लिए, और हमने फिर 2 टेक शायद बनाया हमने, और भेजा जब तो कॉल आ गई छाबड़ा साहब के, मुकेश छाबड़ा पाजी के यहाँ से कि फाइनल है। और फिर मेरे को मुकेश भाई का कॉल आया कि अंजुम राजे तेरा फाइनल है, तू कितने दिन है चंडीगढ़ मोहाली? मैं कहा पाजी मैं थोड़े दिन ऐसे ही हाँ। तो ही सेड कि इम्तियाज़ अली साहब टैगोर थिएटर आ रहे हैं, तो एक बार जाके मीटिंग करा, उनसे नरेशन लेके आ जा। तो मैं वहाँ गया, इम्तियाज़ अली साहब ने नरेशन दी, वो ढोलक की बात हुई कि मैंने पूछा, मैंने कहा पाजी, मैंने कहा सर मैं सीखना चाहता हूँ, अगर टाइम है तो मैं सीख भी लूँगा, मतलब माइम करना थोड़ा सा मेरे को ऑड लग रहा है कि म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, मैं ताल समझता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मेरे लिए गुरु अपॉइंट कर दिए मोहाली से ही। अच्छा, हाँ, तो वो फिर 2-2.5 महीने मुझे वो सिखाते रहे। उन्होंने मुझे सिखाया, ढोलक सिखाई, मैं ढोलक सीखी रोज़। ए आर रहमान साहब की टीम को रोज़ जाती थी वो वीडियो, ढोलक की क्या प्रोग्रेस है। तो बड़ा अच्छा प्रोसेस था। और बट मिली, जो आपने सवाल पूछा, मैं मेरी ना कहानियां सुनाने की पता नहीं क्या आदत है, मैं लंबी ले कहानियां जाता तो हूं। सुनने मिले हम। वो फिर बेसिकली तो मुकेश छाबड़ा पाजी के यहाँ से ही कॉल आया, और फिर मेरे को अच्छे से याद है टैगोर थिएटर में मुकेश पाजी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि भरावा फिल्म तो बाद तेरे को डेटा नहीं होनी, सानू दे दिया करी मतलब डेट्स नहीं होंगी, बट हमें दे दिया करियो तू। और बहुत प्यार करते हैं मुकेश पाजी, बहुत प्यार करते हैं। नहीं, बहुत प्यारे इंसान। हाँ हाँ, बहुत बहुत प्यारे, बहुत। और मेरे को तो मतलब हमेशा जब जब काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही इनिशियल ईयर्स में, चाहे लव शफ्ते चिकन खुराना, उसके पहले एड्स भी मुकेश पाजी ने, MTV रॉ की एक तब मैंने ऐड की थी, वो पहली ऐड मुकेश पाजी ने मुझे दी थी। तो चाहे 83 फिल्म हो, जर्सी हो, तो मतलब ये सब फिल्में, हैरी परमार पाजी हैं वहाँ पे, जर्सी के टाइम पे तो हैरी पाजी ने पूरा जोर लगा दिया था, बतरे तू ही करेगा ये रोल बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे होता है कई दफ़ा कि यार ये तू ही है। तो वो जो जर्सी वाला जो किरदार था अमृत का, तो हैरी परमार पाजी को पहले दिन से ही लगा था कि यार ये तू ही है। तो बट उन्होंने एक दफ़ा, मैं एक बात शेयर करता हूँ हैरी परमार पाजी की, उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि यार अंजुम ਇਹਦੇ ਚ ना मैं ये नहीं कहूँगा कोई अवार्ड विनिंग कैरेक्टर हैगा ये, बट तुझे करने में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, और तू इंजॉय करेगा, और ऑडियंस को देख के मज़ा आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अवार्ड विनिंग कोई किरदार है। तो बट वो किया, लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगा, अमृत वाला कैरेक्टर तो भी, जर्सी वाला। अब चमकीला के बाद और मामला लीगल है के बाद लाइफ कितनी बदली एज एन आर्टिस्ट, काम वाइज, पैसे वाइज, क्योंकि अल्टीमेटली जी जी जी, सर्वाइवल भी जरूरी बिल्कुल, है, ठीक है ना। मतलब वो तारीफें तो लोग करते हैं, बट अल्टीमेटली जब आप कहीं ना कहीं राइज करते हैं तो
खर्चे भी बढ़ते हैं। बिल्कुल भाजी। आर्टिस्ट आपको एक टीम रखनी पड़ेगी, आपको फिर पीआर कराना है, आपको फलानी चीज करनी है, कपड़ों का ध्यान रखना है, जूते भी बढ़िया पहनने हैं, ठीक है। True. तो उस वाइज ग्रोथ कैसी रही, मतलब काम मिला, पैसा बढ़ा? हाँ यार पाजी, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, अभी मैं एक पंजाबी फिल्म की है मैंने, इश्कनामा। जय रंधावा हैं, शहनाज गिल हैं, सौरभ सचदेव हैं, अरविंदर खेरा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। उनका डेब्यू है, फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं वो। तो जय पाजी ने मुझे एक बात बोली कि पाजी ये अपनी पंजाब की बहुत महंगी फिल्म है, 20-25 करोड़ की फिल्म है, लेकिन आप भी हमें कोई सस्ते नहीं पड़े, बहुत ज्यादा महंगे पड़े हो। तो मैं ये, वो कहते हैं ना, कहना तीनू सुनाना नौ नू, तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि हाँ पाजी ठीक ठाक अभी। हाँ, क्योंकि मैं मुझे मतलब तो ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शुक्र है। ये मुझे मैं पूछता हूँ क्योंकि क्या होता है ना, तारीफें और ये सब ठीक है, जी जी जी, एक प्रोजेक्ट कई बार मिलता है, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ यार आर्टिस्ट उसके बाद स्ट्रगल ही करे जा रहा है। राइट पाजी। चेंज हो गया था चमकीला के टाइम पे ही। विंडो सीट फिल्म्स ने पाजी, मैं सच बताऊं, ये बात शायद पता नहीं करने वाली होती है या नहीं होती, मैंने जो उनसे पैसा मांगा था विंडो सीट फिल्म्स से, इम्तियाज अली साहब की, जो उन्होंने कुछ हल्का सा बस ऊपर नीचे किया, डन। चीजें चेंज हुई पाजी 83 और जर्सी के बाद काफी। जो आपने कहा कि जो रेनमरेशन आपका जो आप चार्ज करते हो, वो चीजें चेंज हुई फिर 83 और जर्सी के बाद, और फिर चमकीला ने तो फिर उसको, और मामला लीगल है ना, फिर हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि यार ज्यादातर पैसा हीरो ले जाता है। जबकि कई बार क्या होता है, हीरो से ज्यादा चर्चा जो है वो बाकी लोगों का होता है। बट पाजी वो होता है ना कि कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हीरो की ही होती है। तो वो जो पाजी साथ में जो कैरेक्टर कर रहा होता है ना, फिल्म हिट या फ्लॉप का उसको इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता जितना हीरो को पड़ जाता है। तो वो एक कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फिर जिसको आजकल हम जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ओपनिंग भी वही देता है शायद लाके। आजकल जैसे करण जौहर साहब ने पीछे एक बात कही थी कि भाई अगर आप इतना रेन्यूमरेशन ले रहे हो, इतना पैसा चार्ज कर रहे हो, तो भाई ओपनिंग भी दो। तो वो हीरो पे एक बहुत बड़ा वो टेंशन है, उसके कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मैं समझता हूँ कि जो मैं किरदार प्ले करता हूँ मेरे पे वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिलहाल, तो शुक्र है। बट कभी होगी तो फिर, अभी तक तो उस मानसिकता से, मतलब उस जो मैं ट्रॉमा ही कहूँगा, उस ट्रॉमा से शायद वो ही निकलते हैं वो लोग ही जब फ्लॉप हो जाती है। तो अभी पंजाबी इंडस्ट्री वालों ने भी पहले से ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। हाँ पाजी, चमकीला के बाद, चमकीला के बाद पाजी काफ़ी पाजी पंजाब में मेरा काम बहुत कम करने का सिर्फ यही है कि चीज़ें चमकीला के बाद बहुत सारी आई, लेकिन बाउंडेड स्क्रिप्ट नहीं है वहाँ पे। कि एक होता है ना कि यार ये बंद स्क्रिप्ट है आपके पास, ये आप लीजिए, इसमें से चेंजेस हो जाएंगी, बट बेसिक यही रहेगा। वैसा कुछ नहीं है। आए वन लाइनर आते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो मुझे वो समझ नहीं आती है चीज़ ज़्यादा। मैं इतना स्मार्ट एक्टर नहीं हूँ कि किसी के बताए हुए कि ऐसा करेंगे, कैरेक्टर ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं जब तक मतलब एज एन एक्टर जब तक अपना संवाद, अपने डायलॉग्स, अपनी लाइंस नहीं पढ़ लेता, या मैं उस टोटलिटी में, मतलब फ्रॉम स्टार्ट मिडल और एंड में फिल्म का नहीं पढ़ लेता, तब तक मुझे समझ ही नहीं आती। तो ऐसा लगता है कि यार अरे यार स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए, और पंजाबी इंडस्ट्री इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि होनी चाहिए स्क्रिप्ट, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए पाजी मेरा वो इश्कनामा का करने का यही रीजन था। मैंने एक और फिल्म की थी मुकद्दर, वो करने का यही कारण था कि इनकी स्क्रिप्ट्स थी इनके पास, मुझे समझ में आया। क्योंकि पाजी आप काम तभी करोगे जब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा यार ये काम ये करके अभी ये करना है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो कैसे समझ में आएगा? ऐसे जबान से आपको नहीं समझ में आएगा, वो लिखा हुआ आपको समझ में आता है। वो एडिट हो जाए बाद में वो एक अलग बात है, आपने तो वही किया ना जो आपको समझ में आया। तो वो जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर वो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इश्कनामा समझ में आई, इसीलिए की। क्या कहानी वानी क्या है, मतलब पाजी अगर जितना शेयर कर पाओ। पाजी वो तो निर्मलजीत सिंह निम्मा एक बहुत बढ़िया राइटर हैं, बॉर्डरनामा उनकी मतलब ऑटोबायोग्राफी ही थी, उन्होंने लिखी थी, उसी पे बेस्ड है। हिंदुस्तान पाकिस्तान 80s का मेरे ख्याल दौर है, और वही कहानी है पाजी, बहुत अच्छी कहानी है। कब रिलीज हो रही है ये पाजी? 24 जुलाई। अच्छा, आने वाली 24 पंजाबी में ही आएगी ये? तो पंजाबी पाजी इसको सोच रहे हैं वो, क्योंकि खेरा साहब हैं, तो खेरा साहब तो लार्जर देन लाइफ ही चीज़ें करते हैं, उनके गाने भी ऐसे ही हैं सारे। तो खेरा साहब सोच रहे हैं इसको कि इसको हिंदी में भी डब किया जाए, तो वो अच्छी बात है अगर वो हिंदी में डब करेंगे, क्योंकि वो है ना कि उनकी जो टेकिंग है और उनका जो स्टाइल ऑफ मतलब डायरेक्शन है वो वैसा ही है।
तो वो है। ठीक है, मैं ये नहीं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि मैंने उस फिल्म में काम किया, बट मैं सच में लोगों को देख के शायद मज़ा आएगा कि यार ये बिल्कुल कम नहीं है कहीं से भी, हिंदी फिल्म से या किसी बहुत अच्छी साउथ वाली जो बड़ी फिल्मों की हम बात करते हैं वैसी फिल्म से कहीं कतई भी कम नहीं है। तो शहनाज गिल इसमें मेन लीड में? जी जी जी। क्या कैरेक्टर है आपका, उनका थोड़ा सा देखिए, डिटेल बताओ। मैं गफूर खान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें, और जयपा जी निम्मा प्ले कर रहे हैं, और वो सीमा का किरदार प्ले कर रही हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। मैं पाकिस्तानी हूँ, और बेसिकली निर्मलजीत सिंह निम्मा की जो घोड़ी है वो बॉर्डर पार है, चली गई है। वो अपनी घोड़ी लेने घोड़ी जाता है, लेकिन लड़की का दिल भी अपने साथ ले आता है। शहनाज पाकिस्तानी है? शहनाज पाकिस्तानी। अच्छा, यस। ओके। तो ये एक बेसिकली वन लाइन क्रॉस द बॉर्डर वाली लव क्रॉस द स्टोरी बॉर्डर वाली, और बड़ी कमाल कहानी है। कहानी सुन के ही मेरे को मज़ा आ गया था। और खैरा साहब वो डायरेक्टर हैं जिनका मेरे को कॉल आया कि पाजी मैं वाइल्ड पंजाब का वो आपका एक सीन देख रहा था जिसमें वो आप गन वाला वो चेज चल रही है और आपको कॉल आता है कस्टमर का, और आप बोलते हो हाँ जी पाजी सत श्री अकाल कि हम सेम बैच का असला यूज़ कर रहे हैं। कहते पाजी मैं वो कल रेकी के टाइम पे वो सीन देख रहा था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया, इसका कोई लेना देना नहीं है इस कैरेक्टर और उस कैरेक्टर का, पर पता नहीं मेरे को लगता है गफूर खान आप ही हो। तो उन्होंने मेरे से वो गफूर खान का किरदार। अच्छा, एक आपको लगता है कि अब जैसे पंजाब के भी कई एक्टर्स जो हैं, मान लो आप हो गए, शहनाज हो गई, वो कहीं ना कहीं एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जी वो पहुंच गए हैं, राइट, कि मतलब रीजनल तक नहीं रहे हैं। तो ये पाजी होता क्या है, बड़ी अच्छी कहावत है ना कि घर दा जोगी जोगड़ा बाहर दा जोगी सिद्ध, कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि जब आप पंजाब में थे तब आपको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं थी, तो फिर काम मिलना शुरू हो गया। सविंदर विक्की बेस्ट एग्जांपल है उस चीज की। उन्होंने पंजाब में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है, लेकिन अब जब वो मेरे ख्याल कोहरा में और कोहरा और ये सब अभी ग्लोरी आई है उनकी, तो मतलब अभी फिर परिवार है पंजाब हमारा, तो फिर वहां से फिर आपको आवाजें लगाते हैं भाई आओ 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 कर, और मेरे ख्याल करना चाहिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल। आप पे शायद वो बोलते हैं ना कि जीतने वाले घोड़े पे ही दाव फेंकते हैं सब, दाव लगाते हैं सब, तो फिर ठीक है जब आपका वक्त अब चला है तो फिर ठीक है काम करना चाहिए फिर पंजाबी इंडस्ट्री में। बट मेरे को लगता है कि पहले ही टैलेंट को शायद बट वही है कि पाजी इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है ना कि सबको यहाँ पे ही रख लिया जाए, और वो और मेरे जैसा मैं तो तब थोड़ी सी अगेंस्ट बात करूं कि अगर मैं पंजाब में रह के मैंने मेहनत की हो, मैं तो जैसे ही देवडी मिली साथ की मैंने एक पंजाबी सीरियल किया यहाँ पे 6 महीने, पैसे इकट्ठे किए कुछ, और 2009 में देवडी के प्रीमियर पे मैं तो वहीं चला गया। तो फिर वो होता ना कि आपकी एक जड़ यहाँ से टूट गई, क्योंकि आपको फिर देखिए 2 घोड़ों की सवारी या 2 बेड़ियों की सवारी आप नहीं कर सकते, करनी तो आपको एक ही पड़ेगी। राइट। तो वो फोकस्ड रह के वहीं पे फिर मुंबई ऐसा लगा कि यार यही है, और फिर क्या है जब आपको काम मिलना शुरू हो जाता है फिर आपका ध्यान वहीं पे केंद्रित हो जाता है कि यार यही एक जगह है जहाँ पे। भी कई एक्टर्स हैं, सोनम बाजवा हैं जी, वो हिंदी में भी कर रही हैं, अभी उनकी पिट सियापा भी आई पंजाबी में, बहुत शहनाज ने भी हिंदी फिल्में भी करी हैं जी, और अब आप बता रहे हैं पंजाबी फिल्म भी वो कर रही हैं, खुद उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी, एक कुड़ी आई थी, कुड़ी। राइट। तो वही है, करना चाहिए मेरे ख्याल। वो सारे अभी भाषा नहीं आती बट वो तमिल तेलुगु वो सारा सिनेमा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ वो तो शानदार फिल्में बनाते हैं, मलयालम तो कमाल की फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। तो अभी इसके अलावा और क्या क्या एक्सपेक्टेड है आना है जिसके बारे में बात कर सकते हैं? पाजी 1-2 चीजें हैं, लेकिन मैं वही है कि बातें हैं, बातों का क्या, जब तक आप फ्लोर पे नहीं चले जाते बिल्कुल बात करना ना, मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं कब क्या एक 2 दफा ऐसा हुआ है कि पाजी बोल भी दिया, चीजें बहुत नजदीक भी हो गई, आप एक दिन शूट भी करके आ गए फिर बंद हो गया। तो वो होता है कि यार एक बार ही शूट हो जाए, जब तक जैसे ये फिल्म शूट हो चुकी है इश्कनामा, इसलिए बड़ी फिल्म है तो आएगी इसके लिए तो मैंने जिक्र भी कर दिया इसका। और अदरवाइज 1-2 चीजें हैं पाजी, बाबा जी कृपा करें और हो जाएं। वो सीजन 3 कब आएगा? कोई है अभी तक लिखाई शुरू हो गई है? सुनने में ही है, मुझे भी सुनने में ही है, बट अभी हमारे पास ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब टीम की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। तो होना चाहिए, मैं तो खुद कहता हूं ऑडियंस, क्योंकि जब लोग आपसे इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि सीजन 3 कब आएगा, अभी सीजन 2 देखते ही लोगों का यही होता है अरे यार सीजन 3 कब आएगा। जहां खत्म हुआ तो वो एक क्यूरियोसिटी जग गई ना कि यार
आगे अब आगे क्या होगा, तो वो अच्छा है कि और इस बार सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिले लोगों के कि यार सीजन 2 कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है कि कब खत्म हो गए 8 एपिसोड, लोगों को ये नहीं पता चला, तो इट मींस बोरिंग नहीं था। बिल्कुल नहीं, और और बहुत मुझे अच्छा था। एक अच्छी चीज क्या लगी ना कि उन्होंने एक मेन कैरेक्टर पे फोकस नहीं किया, उन्होंने हर बंदे को स्पेस दिया, हर कैरेक्टर को। जैसे जो जूनियर लॉयर है जो अपने आप को प्रूव करना चाहती है, उसका अलग ट्रैक बड़े अच्छे से चल रहा है, Right, आपका ट्रैक बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा नहीं है किसी चीज को बड़ी जल्दी में खत्म कर दिया या हाँ भाई 2 सीन दिखाए खत्म कर, तो उन्होंने हर कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया और लोग उससे कनेक्ट कर गए। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल सीरीज की जो खूबसूरती, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीरीज में आपके पास टाइम भी ज्यादा होता है, ट्रू, आपके पास 3, 3.5, 4 घंटे हैं, यू कैन गिव स्पेस और कंटेंट अच्छा है। तो मुझे इंतजार रहेगा पाजी सीजन 3 का। बस पाजी बाबा जी कृपा करें होपफुली, और फिर सीजन 3 के बाद आपसे मुलाकात दोबारा अरे बिल्कुल होगी, और ये पंजाबी फिल्म भी जो आ रही है बिल्कुल इस पे भी हम मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। बड़ा मन था मेरा आपसे बात करने का। मेरा भी, हालांकि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था बट मैं पकड़ा गया, बट मैं दिल से चाह रहा था कि आपके साथ आपसे मिलूं और आपसे बातें की जाएं, और शुक्र है कि ये घटित हुआ। मतलब तमाम बातें करी, मान साहब का भी जिक्र हो गया। अरे बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऐसे सो ही मच। फट्टे चकदे फट्टे करते चकदे रहो। फट्टे फट्टे चकते रहो। फट्टे चकते रहो जी Thank भाई। you. थैंक यू सो मच।